गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किसे कहते हैं और उसके कितने तरह के प्रकार होते हैं। ऑलमोस्ट सभी जो बेरोजगारी के हमने स्वरूप या टाइप्स देखे वो सभी इंडियन इकोनॉमी में परसिस्ट करते हैं। तो उस आधार पे आज हम आगे चलते हैं कि भारत में बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या क्यों है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बेस पर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही। क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे विकास का। और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्या कारण है और इसको दूर करने के क्या तरीके अभी तक गवर्नमेंट प्लान्स में या गवर्नमेंट के स्टेप्स में काम में लिए गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जहाँ तक कारणों का सवाल है, ये सब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, इसलिए हम उसी संदर्भ में बात करेंगे। हालांकि अभी आप देखें, ग्लोबल लेवल पर यानी वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी हर देश में है, चाहे वो विकसित है, विकासशील है या अर्धविकसित राष्ट्र है। किसी न किसी रूप में हमें अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल देखने में आता है। पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी जो पुराने इकोनॉमिस्ट ने या अर्थशास्त्रियों ने दी, वो एक काल्पनिक व्यवस्था है, यानी एक इमेजिनरी अजम्पशन रही है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड स्टेज वाली इकोनॉमी में भी परसिस्ट नहीं करता। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनको हम इन्हीं कारणों के साथ साथ थोड़ा सा रेफरेंस के रूप में देखेंगे। अब जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी बेरोजगारी का कि हम अभी तक भी अपनी इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स में डेवलपमेंट बहुत अच्छी गति से नहीं कर पाए। हालांकि कोविड से पहले हमारी इकोनॉमी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे चल रही थी, जिसको मैंने बार बार आपको कई चैप्टर्स में पढ़ाया भी। और उस वजह से ये माना जा रहा था कि अब हमारे यहाँ पर बेरोजगारी का स्तर भी कम होने लगेगा। लेकिन अगेन हम वहीं आ गए जहाँ हम बहुत पहले थे, यानी 19 के डिकेड में 90 के डिकेड में। लेकिन अब हम जो बात करते हैं वो ये कि एक लॉन्ग टर्म वे में हम देखें तो हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अभी भी हम विकसित स्टेज में नहीं पहुँचे, उसमें लगभग हमें अभी 10 से 15 साल लगेंगे। जैसा कि अभी जो डेली सर्वे हो रहे हैं उनमें आपको एनालिसिस से पता लगेगा या लगा होगा कि 2035 में यानी 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आ जाएगी, एक डेवलप्ड स्टेज में मानी जाएगी। और डेवलप्ड स्टेज वो होती है जब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप कर चुका होता है और सर्विस सेक्टर का इकोनॉमी में सबसे बड़ा शेयर होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तो अभी स्टेज कैसी है? डेवलपिंग है। डेवलपिंग का मतलब क्या है? कृषि पर अभी भी हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या अपनी लाइवलीहुड के लिए या अपने जीवन यापन के लिए डिपेंड करती है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। और थर्ड थिंग इज़ कि सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र में अभी भी रोजगार के अवसर उतने अच्छे नहीं होते या उसका एक डेवलप्ड स्टेज में नहीं होना। अब ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, इन्हीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेरोजगारी का कारण भी है। क्योंकि एग्रीकल्चर में लगा हुआ हर व्यक्ति पूर्ण रोजगार नहीं ले पा रहा। एग्रीकल्चर का एक ऐसा स्वरूप हमारे देश में है जिसमें कि हम एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, मौसमी रोजगार को देखते हैं, अर्ध बेरोजगारी को हम वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने में आती है, इसलिए अधिकांश लोग गांवों से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आते हैं।
तो डेवलपिंग इकोनॉमी होने के कारण दूसरा क्षेत्र है हमारा औद्योगिक क्षेत्र इकोनॉमी का। उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अभी तक उद्योगों का विकास उस गति से नहीं हुआ कि हम लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। सर्विस सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है, पूरी तरह से श्रम प्रधान होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी होती है लेकिन लेबर भी उसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन सर्विस सेक्टर नो डाउट हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो ये बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी डेवलपिंग स्टेज में चल रही है। सेकेंड पॉइंट इज विशाल जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन का तो आप सभी जानते हैं कि हर साल लगभग 2 करोड़ व्यक्ति हमारी जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर उतने ज़्यादा क्रिएट नहीं होते, उतने सृजित नहीं होते। गवर्नमेंट अपने प्लान में कोशिश पूरी करती है कि जितने व्यक्ति रोजगार चाहते हैं उन्हें दिया जाए, लेकिन वह संभव नहीं हो पाता डेवलपिंग स्टेज की वजह से। तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या भी हमारी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि हर साल लगभग 10 लाख बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश में भटकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता, और शैक्षिक बेरोजगारी हमारे देश में बड़ी संख्या में देखी जाती है। कृषि की मौसमी प्रकृति, जिसकी हमने अभी अभी बात की है, सीजनल स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कुछ सेटअप ही ऐसा है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पूरा नेचर बेस्ड है, प्रकृति के आधार पर चलती है। समय पर रबी और खरीफ की फसलें पैदा होती हैं, 2 सीजनल क्रॉप्स होती हैं, और उस क्रॉप में भी पूरे टाइम कृषक को या कृषि में जुड़े हुए व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। वह मुश्किल से पूरे 365 दिन में से 180 दिन ही रोजगार ले पाता है, 180 डेज के लिए ही एम्प्लॉयड माना जाता है, बाकी टाइम वह बिल्कुल बेरोजगार होता है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं होता। इसीलिए शुरू से हमारी गवर्नमेंट की ये एक पॉलिसी रही है कि एग्रीकल्चरल साइड में घरेलू उद्योगों को, यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, इनका तेजी से डेवलपमेंट किया जाए, जिससे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम होगी तो बेरोजगारी भी कम होगी। बचत व विनियोग की निम्न दर, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो आपको हमने बहुत पहले भी मैंने बताया था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, कि भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के पीछे बहुत हद तक बचत व विनियोग की निम्न दर का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में लोग जब बेरोजगार होते हैं, आय नहीं होती तो बचत नहीं होती, विनियोग नहीं होता, और बचत और विनियोग नहीं होता तो आंतरिक जो वित्तीय व्यवस्था है हमारे देश की, या आर्थिक वित्तीय साधनों की जो कमी है वो देखी जाती है। और यदि बचत और विनियोग की निम्न दर होगी तो उद्योगों का, कृषि का, सेवा क्षेत्र का विकास भी धीमी गति से होता है। यानी ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने 4 साधन आपको पिछले चैप्टर्स में बताए, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, दीज आर 4 मेन रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज या वित्तीय साधनों का एक सबसे बड़ा बेस है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और ये इसकी निम्न दर बेरोजगारी का कारण भी है और परिणाम भी है। परिणाम किस रूप में है? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं तो उनकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की लो रेट है, इसलिए लोग बेरोजगार है, क्योंकि आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उतनी तेजी से मूव नहीं करती। उद्योगों में रोजगार के कम अवसर, भारतीय उद्योगों की तरफ हम देखें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम देखें, जो इकोनॉमी का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर अभी भी रोजगार प्रधान या श्रम प्रधान या लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं। जो बड़े बड़े आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज हमारे देश में स्थापित हैं, उनमें अभी भी रोजगार बहुत कम मिला हुआ है।
हमारी जनसंख्या का मुश्किल से 10% हिस्सा जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 10% एम्प्लॉयमेंट उद्योगों में मिला हुआ है। तो उद्योगों में जब तक हम रोजगार को ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ाएंगे, बेरोजगारी की समस्या आसानी से कम नहीं होगी। श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। अब देखिए, गतिशीलता का मतलब क्या है? मोबिलिटी किसको कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अपने रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल करता है या शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, तो वह अधिक अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाता है। लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम आता है। हालांकि हमारे देश में अभी कोविड के टाइम पर हमने खुद ने ही इस चीज़ को महसूस किया कि लगभग 2 करोड़ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, यानी जहाँ पर उन्हें रोजगार मिला हुआ था वो कोविड की परेशानी को देखते हुए अपने घरों की ओर लौट गए। और ये इतना बड़ा कहना चाहिए माइग्रेशन था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में सामने आई, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से या यूँ कह दीजिए सुरक्षित लाइफ की वजह से लोगों ने अपने रोजगार की जगह अपने आप को अपने घर में सुरक्षित महसूस किया और वो तेजी से पलायन कर गए। लेकिन इसका एक दूसरा जो भाग देखें हम, सामान्य परिस्थितियों में जो अब तक देखने में आया वो यही है कि हमारे देश में जो विभिन्न राज्यों में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें उतनी गतिशीलता नहीं है। वो बेरोजगार रहकर अपने ही परिवार के साथ रहने को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी हमारे 1991 में जो शुरू हुई, उसके बाद ये मोबिलिटी बढ़ी है। और आज हमारे बहुत बड़े नंबर में जो हमारी जो यूथ है, जो हमारा युवा शक्ति है, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली अपडेटेड है, क्वालिफाइड है, वो अब विदेशों में जाकर जॉब कर रहा है, विदेशों में रहने लगा है। बहुत लोग बाहर से यहाँ आने लगे हैं, यानी ये मोबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बैरियर थे, जो बाधाएं थी विभिन्न देशों के मध्य, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। अब हर व्यक्ति के लिए दूसरी जगह जाकर शिक्षा लेना, एम्प्लॉयमेंट लेना, रोजगार लेना, जॉब लेना अब उतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन फिर भी अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण ये भी माना जाता रहा है कि लोग उतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रोजगार की दृष्टि से नहीं जा पाते। रोजगार नीति का अभाव, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। हालांकि हमारे देश में रोजगार नीति बनी हुई है। आर्थिक नीतियों में यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है कि हम देश में जो भी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं वो रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ही उनके पसंद का रोजगार या उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार होता है, उन्हें इंटीमेट किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। लेकिन फिर भी उतनी अच्छी हमारे यहाँ पर सुदृढ़ रोजगार नीति नहीं है जिसकी आवश्यकता हमारे देश की जनसंख्या के आधार पर होगी। या यूँ कह दीजिए, हम इसको बहुत सामान्य दृष्टि से भी हम देखें कि जितने ज़्यादा बेरोजगारी है, उस दृष्टि से हमारी रोजगार नीति का सही प्रकार से बनाया जाना, यानी उसका मतलब फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। कुछ और कारण हैं, जैसे लघु व कुटीर उद्योगों का पतन, डाउनफॉल ऑफ स्मॉल एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लघु व कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं, आसानी से कहीं भी स्थापित किए जाते हैं। घरों में लोग पारिवारिक आधार पर उद्योगों को चलाते हैं, उन्हें हम घरेलू उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग वो होते हैं जो बहुत कम पूंजी और बड़ी श्रम शक्ति के साथ में स्थापित होते हैं। लघु उद्योग वो होते हैं जिनमें प्लांट मशीनरी का यूज़ कम होता है, लेकिन लेबर फोर्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो ये दोनों ही प्रकार के उद्योग हमारी बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए बड़े महत्व रखते हैं। लेकिन जब से हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, तब से
हमारे देश को बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनियों या विदेशी कहना चाहिए कि औद्योगिक संस्थाओं से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, और उस प्रतिस्पर्धा में हमारे लघु व कुटीर उद्योग खत्म होने लगे, शटर डाउन होने लगे, और इन उद्योगों का पतन होने का भी परिणाम ये रहा कि बेरोजगारी खड़ी हो गई। आज एक बड़ी इंडस्ट्री में यदि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो वह केवल एक ही व्यक्ति को रोजगार देता है। लेकिन यदि लघु उद्योग या कुटीर उद्योग में यदि हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 5 से 10 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो इस रेशो को देखते हुए हम क्या कहेंगे कि लघु उद्योगों का रोजगार की दृष्टि से महत्व है, इनका तेजी से विकास होना चाहिए, विकास और विस्तार होना चाहिए। इसीलिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार इसी दृष्टि से चल रही है कि हम अपने देश में छोटे उद्योग स्टार्टअप के रूप में, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योगों के रूप में लगाए जाएं। लोगों में स्किल डेवलपमेंट का एक मिशन शुरू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नवाचार शुरू हुए हैं, इनोवेशन शुरू हुए हैं। उन सब के पीछे एक ही बात कही जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्या कहना चाहिए प्रतिभा को या अपने टैलेंट को उद्योगों के रूप में या रोजगार के रूप में शुरू करें, और सरकार उसमें पूरी सहायता, पूरा अनुदान, सब्सिडी इत्यादि आर्थिक सहायता देने के लिए इन उद्योगों के विकास की बात करने लगी है। वैश्वीकरण एवं निजीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो कि हमने 1991 में जब लागू किया, एलपीजी, जिसको बार बार मैं रेफरेंस में बता भी रही हूँ आपको। वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण, इनको हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो बात हम करते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे रोजगार पर पड़ा, क्योंकि अधिकांश कार्य बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर किया जाने लगा, और इस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब समझ ही गए होंगे कि जहाँ 5 व्यक्ति काम कर रहे थे वहाँ पर एक मशीन का इंस्टॉलेशन उन 5 व्यक्तियों को बेरोजगार करता है। ऐसा ही दृश्य या ऐसा ही सिनेरियो हमारे वैश्वीकरण और निजीकरण में देखने में आया। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने बहुत तेजी से लेबर को हटाकर मशीनों को लगा दिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हो गई। वैश्वीकरण ने ग्लोबल कंपनीज को हमारे देश में, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, उनका इन्फ्लो शुरू कर दिया, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारे देश में जो रोजगार मिला हुआ था वो लोग भी बेरोजगार हो गए। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट देखने में आता है वैश्वीकरण व निजीकरण का। हालांकि इससे हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो 9% जरूर चली गई। किसकी वजह से? वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण की नीति के कारण, जिनको हमने आर्थिक सुधार के नाम से आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट रेट से हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी गति से बढ़ा। अब है रोजगार परक शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। अब तक हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था रही, उस शिक्षा व्यवस्था में रोजगार परखता नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं थी। यानी यदि हम बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं या पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का कहीं कोई ज़्यादा स्कोप नहीं बन रहा था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति 2020 की लागू कर दी गई है, उस शिक्षा नीति में रोजगार परक शिक्षा शामिल की गई है, यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन को शामिल कर लिया गया है। अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करें। इसमें बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज को मतलब चालू किया गया है। ये वोकेशनल कोर्स वो होते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को बहुत अधिक कहना चाहिए कि इक्विपमेंट को ठीक करने का एक उसमें एक टैलेंट है, इनबिल्ट टैलेंट है। उस टैलेंट को देखते हुए वह केवल उसी दिशा में अपनी शिक्षा लेगा और अपना एम्प्लॉयमेंट बना लेगा या अपना रोजगार खुद क्रिएट कर लेगा। तो इस तरह की शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें व्यक्ति एजुकेट होकर
क्वालिफाइड होकर अपना रोजगार खुद सृजित कर सके और अपना आय अर्जन कर सके। अब हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में जब ये नई शिक्षा नीति लागू होगी तो हमारे देश में उतने बड़े स्केल पर बेरोजगारी देखने में नहीं आए। लास्ट में हम देख सकते हैं आर्थिक विकास का पूंजीवादी स्वरूप। हालांकि ऊपर के सभी पॉइंट्स में इसका रेफरेंस मैं दे चुकी हूँ। इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार से हमारे 1991 के बाद आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था में जो विकास की स्थितियाँ चल रही हैं वो पूरी तरीके से समाजवाद से अलग हटकर पूंजीवाद की तरफ जा रही है, यानी फ्रॉम सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर टू कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर। और इस कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर निजी क्षेत्र तेजी से डेवलप होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि अधिकांश औद्योगिक और सर्विस सेक्टर यानी इकोनॉमी की जो लास्ट के सेकंड और थर्ड सेक्टर है, तीनों में ही पूंजी का उपयोग या कैपिटल का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और लेबर को कम महत्व दिया जाता है। तो जब श्रम प्रधान उद्योग समाप्त होने लगेंगे या होने की स्थितियां चल रही हैं, ऐसी स्थिति में हम बेरोजगारी को ज़्यादा बड़े रूप में देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आर्थिक विकास यदि तीव्र गति से करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें यदि फास्ट रेट से हमें ग्रोथ करनी है, तो उसमें कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। तो इसका ब्रेक इवन कैसे निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, उसका तरीका यही है कि हम पूंजीवादी स्वरूप यानी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर को हम अडॉप्ट कर चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर तेजी से कम हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार खुद चलाती है उसको विड्रॉ किया जा रहा है। सरकार लगातार अपना जो रोल है वो कम कर रही है। ऐसे में रोजगार परकता खत्म हो रही है, श्रम प्रधानता उद्योगों में समाप्त हो रही है। तो उसका एक ही तरीका ये निकाला गया है कि हमें डेवलपमेंट तो फास्ट रेट से करना है, इसलिए हमारा ये स्ट्रक्चर तो मेंटेन करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने डेवलपमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी को हमने जो लागू किया है यानी सरकार ने लागू किया है, वो इसका एक बड़ा सॉल्यूशन है कि व्यक्तियों को उनकी जो टैलेंट है, उनमें जो योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, इंटरेस्ट या उनमें एक नई तरह के काम को करने की जो उनमें जो इंटेंसिटी है, उसको गवर्नमेंट नर्चर करने की या उसको विकसित करने की पॉलिसी अब नई शिक्षा नीति में लागू कर रही है। उसका प्रभाव ये होगा कि धीरे धीरे लोग अपना ही रोजगार खुद कर लेंगे और उससे बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक हल किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा बड़ा अनुमान है बेरोजगारी के कारणों का। हालांकि बहुत बड़े और कई नहीं, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति रोजगार नहीं ले पाता। तो नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ेंगे कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या अभी तक मतलब काम किए हैं जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सके। थैंक यू।